हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चामुंडा क्लासेज में स्वागत है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास, चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यानी हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ है, कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे टेबल, कुर्सी। तो पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में अपन देखेंगे। तो चलिए देखो, सबसे पहले पदार्थ पदार्थ की तीन अवस्था होती है: ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों में अंतर विशेषकर बोर्ड एग्जाम्स या अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठोस जो आते हैं उनका निश्चित आकार होता है, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता और गैस का अनिश्चित आकार होता है। जैसे कुर्सी है, टेबल है, तो कोई भी ठोस वस्तु उसका निश्चित आकार है। द्रव है जैसे दही, दूध, इनका कोई आकार नहीं होता है। और गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस चारों तरफ फैले हुई है, यानी अनिश्चित आकार। ठोस का आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लो एक टब है कोई भी, तो उसमें 5 लीटर अगर पानी मारता है, यानी पानी भरा जाता है, तो यानी कि उसका आयतन निश्चित है। द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, यानी कि जैसे दही है, उसको किसी भी बर्तन में डाले वो उसी का आकार ले लेता है, तो इसका निश्चित आयतन है। लेकिन गैस का अनिश्चित आयतन है, क्योंकि वायु में चारों तरफ गैसें ही गैसें फैली हुई है, तो गैस का आयतन अनिश्चित होता है। फिर देखो, ठोस में कोई बहाव नहीं होता, यानी कि ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि द्रव में बहाव होता है, यानी कि दही, दूध अगर इनको गिराएंगे तो ये बहकर चले जाते हैं। और गैस गैस में तो बहाव होता ही है, चारों तरफ गैसें फैली हुई है, इसका मतलब बहाव होता है। ठोस के कण अत्यंत आसपास होते हैं, यानी ऐसे। जबकि द्रव के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। और गैस के जो कण होते हैं ये बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, बहुत रिक्त स्थान होता है। संपीड़ितता नगण्य होती है, यानी ठोसों में संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता है। कुछ संपीड़न द्रवों में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा संपीड़न, यानी इधर उधर गति करने का गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गैस में। ठोस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पैक्ड है, बिल्कुल, तो पैक्ड है तो इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। कुछ द्रवों में कुछ पाया जाता है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ है जो बहने का गुण पाया जाता है, यानी गति करने का गुण पाया जाता है। इसके बाद अब आते हैं अपने पदार्थ की परिभाषा। यानी विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। यानी कुर्सी, टेबल, यानी प्लास्टिक की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, तो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ, कागज देख लो, लोहे की टेबल देख लो, कुर्सी देख लो, हर एक चीज में पदार्थ। पदार्थ स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है। इंपॉर्टेंट चीज, पदार्थ की विशेषता क्या होती है? एक तो स्थान घेरता है, मान लो ये कोई बॉक्स है तो स्थान घेर रहा है, और उसका वजन है, यानी जैसे 5 किलो है, इसका द्रव्यमान है, और इसका कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है, यानी जगह घेर रहा है। तो एक तो जगह घेरे और साथ में कुछ ना कुछ वजन हो, इसका मतलब वो क्या है? पदार्थ। ऐसे पहचानेंगे अपन। फिर आते हैं कणों के भौतिक गुण। यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना होता है, ये सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, यानी बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनता है। इसके बाद आता है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, ऐसे निरंतर गति करते रहते हैं। तो गति करते हैं तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पानी है, उसको अपन गर्म करते हैं तो जोर जोर से उबलने लगता है, तो उबलने लगता है यानी तापमान बढ़ा है, तो गति तेज होगी कणों की और गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो ये पहला गुण है कि कण निरंतर गति करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक अपन ने अगरबत्ती जलाई तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में महका महका देती है, तो ये निरंतरता का गुण है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी पीते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। मान लो ये कोई ग्लास है, इसमें मैंने पानी भर दिया, उसके अंदर स्याही, ये जो पेन की स्याही है उसकी कुछ बूंदें डाल दी, तो ये पूर्ण रूप से घुल जाती है और घुल करके अपना रंग प्रदान कर देती है, यानी विलयन नीला हो जाएगा। इसका मतलब पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान। ये इंपॉर्टेंट हो गया।
जैसे ये जल है, इसमें लवण डाला, हिलाया, जल जो है पूर्ण रूप से घुल गया, मतलब लवण पूर्ण रूप से घुल गया। इसका मतलब कि वो जो स्याही के कण हैं वो जल के कणों का रिक्त स्थान में चले गए, यानी कणों के बीच क्या पाया जाता है, बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने का प्रयास कोशिश करते हैं, तो वह धार टूट जाती है या नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब है पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। यानी पानी की धार है, नल से बह रही है, अपन उसके हाथ लगाएंगे तो रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, क्योंकि जो उसके कण वो अट्रैक्ट है, यानी उनके मतलब आकर्षण है, प्रबल आकर्षण पाया जाता है। तो कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में सबसे अधिक। अरे सबसे अधिक गैप कहाँ पाया जाता है, गैसों में, फिर उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम ठोस। ठोस में सबसे कम रिक्त स्थान पाया जाता है, द्रव में उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा। आकर्षण बल देखें तो जो ठोस होते हैं उनका आकर्षण बल सबसे अधिक, फिर द्रव का उससे कम, और गैस जो होती है उनका सबसे कम आकर्षण पाया जाता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में न्यूनतम होती है, और ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है। यानी गैस अवस्था में कण इधर उधर गति करते हैं, द्रव अवस्था में न के बराबर है, ठोस अवस्था में भी अधिकतम। देखो ये चित्र के द्वारा समझा रखा है, ये डायग्राम में देखो, ये ठोस के कण है, ये देखो बिल्कुल पैक है ऐसे, यानी बिल्कुल सघनता से पैक है। फिर देखो द्रव, द्रव के जो गैप पे रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, ये रिक्त स्थान, तो द्रव के कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है। फिर गैस के कण, तो गैस के कणों में तो बहुत अधिक रिक्त स्थान है। बाकी ये और देख सकते हो तुम स्ट्रक्चर, ये देखो ये पूरा पैक्ड है, यानी कहीं भी खाली स्थान नहीं दिख रहा। इसमें कुछ कुछ रिक्त स्थान होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होते हैं। तो ये आप देख सकते हो ठोस द्रव गैस के चित्र। अब पदार्थ की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं होती हैं भौतिक रूप से, 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस द्रव गैस। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं विभाजित कर सकते हैं, जैसे हड्डियां और दांत। कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था। हमारे जो दांत है वो किसके बनते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि दांतों को, हड्डियों के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस की जरूरत होती है। रक्त और जल, कौन सी अवस्था में, द्रव। रक्त का पीएच मान पूछ ले तो 7.4, यानी रक्त किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था। फेफड़ों में हवा, गैसीय अवस्था में 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है, यानी जो हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, तो वो किस रूप में, गैस के रूप में। अब आता है ठोस अवस्था की गुण। तो ठोसों का एक निश्चित आकार होता है, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है, यानी इनमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। निश्चित तथा स्थिर आयतन होता है, यानी ठोसों का एक निश्चित आयतन है, वह इसमें 5 लीटर पानी आएगा तो 5 लीटर ही आएगा, तो निश्चित आयतन होता है। इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है, यानी दृढ़ होते हैं। ये इतने कठोर होते हैं कि ये बहते नहीं है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने का गुण इनमें नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से पुनः अपने मृत मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। ठोस पदार्थों में कणों की गति ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है, यानी इनका निश्चित आकार होता है। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ है क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। यानी शक्कर हो गया, मान लो ये इस पानी है, अब पानी में तुम शक्कर घोल दो या नमक को घोल दो, इनके कण पूर्ण रूप से नहीं घुल पाएंगे, यानी कणों का आकार वही रहेगा। आपको जो कण है ना वो थोड़े थोड़े महसूस होंगे, आप चम्मच से उस पानी को हिलाओगे ना तो आपको कण महसूस होंगे। यानी ठोस पदार्थ है, इनके क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ठोस अवस्था में, कारण ये कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी रहती है और दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। जैसे अपन सैंडविच खाते हैं तो सैंडविच के जैसे ही है ये, उसमें मतलब कुछ क्रीम दबा दी जाती है, वैसे ही है स्पंज। अब आती है द्रव अवस्था। द्रव तरल होते हैं, इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, यानी द्रव में किसका गुण पाया जाता है, बहाव का गुण। जैसे दही, दूध है, अगर वो गिर जाते हैं तो बहकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं।
कोई आकार नहीं होता स्थिर आकार। ये बर्तन का आकार ले लेते हैं। दूध है, उसको अपन गिलास में डालो, चाहे कटोरी देख लो, कटोरी में डालो, तो जिस भी आकार में डालोगे, यानी जिस भी बर्तन में डालोगे, अपना आकार ग्रहण कर लेंगे। इसका निश्चित आयतन होता है। अब 2 लीटर दूध है, उसको चाहे तुम कटोरी में डालो, चाहे तुम बोतल में डालो, या फिर चाहे गिलास में डालो, 2 लीटर ही तो रहेगा ना, तो उसका निश्चित आयतन होता है। द्रवों में बहुत कम संपीड़न पाया जाता है, यानी गैसों जितना संपीड़न तो इसमें नहीं होता है। ठोस में तो संपीड़न होता ही नहीं है, द्रव में उससे थोड़ा ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा। द्रव के कणों को आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। जैसे गैसें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करती है, यही जलीय पौधे और जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। जैसे मछली होती है, मछली क्लोम के द्वारा श्वसन करती है और घुली हुई ऑक्सीजन को जल में घुली ऑक्सीजन को पानी के रूप में लेती है। द्रव अवस्था में विसरण बहुत अधिक होता है, ठोस अवस्था में सबसे कम, क्योंकि कणों में गति द्रव से ज़्यादा होती है, ठोस में कणों की गति कम होती है। अब आती है गैसीय अवस्था। तो गैसों में बहाव का गुण होता है सबसे ज़्यादा, चारों तरफ गैसे ही गैसे वायुमंडल में। संपीड़न सबसे ज़्यादा होता है, ठीक, कोई निश्चित सीमा नहीं है, चारों तरफ गैसे ही गैसे फैली हुई है, तो कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई गैस का कोई आकार थोड़ी होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये गैसें, इनका कोई आकार नहीं है। कोई निश्चित आयतन नहीं होता, ऐसे थोड़ी ऑक्सीजन 10 लीटर है, हाइड्रोजन 10 लीटर है, तो ऐसे कोई इनका आकार नहीं होता है और ना आयतन होता है, ना आकार ना आयतन। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, इनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। बहुत सी बार देखते हैं अपन, गैसों को भी संपीड़ित किया जा सकता है। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो मैंने कहा है ना, गैस को अगर किसी बर्तन में अपन डालते हैं तो वो दीवारों से टकराएंगे और उनमें दाब लगा करके उनको संपीड़ित किया जा सकता है, यानी दबाव बनाया जा सकता है। अब पदार्थ की यानी कि पानी की 3 अवस्थाओं में मिलता है। जो पानी है यानी जल 3 अवस्थाओं में देखने को मिलता है। ठोस अवस्था के रूप में बर्फ। अब पानी को गर्म किया तो द्रव में बदल गया यानी पानी में, और पानी को और ज़्यादा गर्म किया तो ये वाष्प के रूप में यानी भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो ये ध्यान रखना ना, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। पहला क्या है, तापमान में परिवर्तन करके। गलनांक, छोटी छोटी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, यानी गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस तापमान पर यानी वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाए, गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक ध्यान रखना 273.16 केल्विन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सुविधा के लिए हम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन लेते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। बर्फ अपन पिघला रहे हैं तो तुरंत बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता, पहले लगातार ऊष्मा दी जाती है, उसके बावजूद संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। अब संगलन की गुप्त ऊष्मा देखो, सबसे पहले तो गलनांक से संबंधित है। क्यों? संगलन यानी गलन, तो गलनांक से संबंधित है, तो वही परिभाषा काम आ जाएगी। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मा खर्च होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि ये 1 किलोग्राम ठोस है, इसको तुम ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा काम में ले रहे हो वही क्या कहलाती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के कणों की अधिक ऊर्जा होती है, यानी बर्फ के कणों की तुलना में पानी के कणों की अधिक ऊर्जा है। फिर आता है क्वथनांक, वहां पे बदला था ठोस से द्रव में, यहाँ पे बदलेंगे द्रव से गैस में। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है या द्रव गैस में बदल जाए, यानी लिक्विड गैस में बदल जाए, क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन, 100
प्लस 273, कितने हो गए 373 केल्विन। ये ध्यान रखना, जल का क्वथनांक 373 केल्विन, बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन। अब बताए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जो ऊष्मा खर्च की जाती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। ये ध्यान रखना ना। अब देखो, अब आता है अपने, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। वहां पे संगलन की गुप्त ऊष्मा उसको नहीं बढ़ने देती, यहाँ पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा नहीं बढ़ने देती। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। वही वाष्प के कणों की जो ऊर्जा है वो पानी के कणों से अधिक हो गई। पहले पानी के कणों की बर्फ से अधिक थी। अब देखो, पहले अपन ने पढ़ा बर्फ, तो बर्फ से ज़्यादा थी पानी की कणों की, और पानी से भी ज़्यादा है वाष्प के कणों की ऊर्जा। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे के आरेख में दर्शाएगी। जैसे देखो, ये ठोस था, इसको अपन ने गर्म किया, किसमें बदल गया, द्रव में। फिर द्रव को गर्म किया, ये किसमें बदल गया, वाष्प यानी गैस। अब गैस है, इसको ठंडा करेंगे यानी शीतलता, शीतलता की तो ये द्रव में बदल गई। फिर द्रव है, इसको भी ठंडा करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, ठोस में। तो यानी जो अवस्थाएं हैं इनको आपस में बदला जा सकता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ताप दे दिया तो वाष्प में बदल जाता है। अब आता है ऊर्ध्वपातन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉरी। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में प्रतीत हुए बिना ही ठोस से सीधा किसमें बदल जाए, गैस में वाष्पित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि ठोस से सीधे ही किसमें बदल जाए, गैस में। तो ये कोई भी पदार्थ जब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, यानी द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे ही ठोस से गैस में बदल जाए, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। ये कराए, थोड़ा सा कपूर ले लो, कपूर की गोली आती है, या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl लीजिए, उसका चूर्ण बनाकर कटोरी में डाल लिया, ये डाल लिया अपन ने ठोस अमोनियम क्लोराइड। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा रखें, ये कीप को उल्टा रख दिया अपन ने। आप कीप के सिरे पर रुई की डांट लगा दे, धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं। हम देखेंगे कपूर या अमोनिया क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ वाष्प संघनित हो जाते हैं। यानी इसको यहाँ से अपन गर्म कर रहे बर्नर से ठोस अमोनियम क्लोराइड को, तो गर्म करने पर जो ऊपर रुई का टुकड़ा लगा रखा अपन ने यहाँ पर, यानी भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनित हो जाते हैं। यानी जो यहाँ से वाष्प यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, कुल मिला के कीप है। इसको अपन ने उल्टा रखा तो यहाँ पे वाष्प एकत्रित हो जाएगी। ये तो हो गया तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अब दूसरा आता है दाब परिवर्तन का प्रभाव। दूसरा क्या है, दाब परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। यानी कुल मिला के ये गैस है, इसको अपन ने सिलेंडर में इकट्ठा करके, यानी गैस के कण इनको दबा करके, यानी पिस्टन के द्वारा दबा करके किसमें बदल देते हैं, द्रव में। जैसे अपने डॉक्टर होते हैं, उनमें जो सिरिंज होती है, सिरिंज यानी सुई, उसमें जो डोट लगी रहती है, यहाँ पे वाष्प भरी रहती है, तो उसको लगाने पर अपने दाब बढ़ाते हैं, दबाव के कारण वहाँ पर गैस के कण इकट्ठा हो जाएंगे। दाब बढ़ाएंगे, तापमान घटाएंगे, तो गैस को किसे बदल सकता है, द्रव में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या क्या होना चाहिए, दाब तो क्या होना चाहिए, ज़्यादा, लेकिन तापमान कम यानी घटना चाहिए। ये पिस्टन है, मान लो सिलेंडर है, और ये पिस्टन है यानी दबाने के लिए, तो उसको अपन दबा दबा कर जो कण है, गैसीय कण, इनको इकट्ठा कर सकते हैं, यानी गैस थे उनको द्रव में बदल सकते हैं। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं, यानी जितना ज़्यादा अपन प्रेशर लगाएंगे नज़दीक आने, अरे ये गुब्बारा है,
इस पर प्रेशर डालेंगे तो या तो ये चिपक पिचक जाएगा या फूट जाएगा। तो जैसे ही दाब लगाएंगे तो गैस के कण आ जाएंगे नज़दीक। सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी गलती से बोलने आ गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ जिसे कहते हैं, को वापस गैसीय CO2 में बदली जा सकती है। यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर एक एटॉम स्पेयर करना होता है, एक एटॉम स्पेयर। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान रख लेना, शुष्क बर्फ का सूत्र ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्था का अंतर रूपांतरण इस प्रकार, यानी हमने दाब का परिवर्तन पढ़ लिया, तापमान परिवर्तन पढ़ लिया, अब इनका किस प्रकार निरूपण किया गया है देखो। ठोस है, संगलन द्रव में, द्रव का वाष्पीकरण हुआ और वाष्पीकरण से गैस में, गैस को सीधे ठोस या ठोस से सीधे गैस में बदलना, यह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक, जो गैस होती है उसको संघनन करके यानी इकट्ठा करके ठंडा करके किस में बदला सकता है? द्रव में। और द्रव को जमा करके किस में बदला सकता है? ठोस में। तो सब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, इनको सबको आपस में बदला जा सकता है। इसके बाद आता है वाष्पीकरण, ये अपना लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का। वाष्प के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी वाष्पीकरण का मतलब है वाष्प का बदलना। वाष्प कौन बदलेगा? द्रव। तो द्रव का वाष्प में बदलना, तो वह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। यानी कि सतह में जो कण है, गतिज ऊर्जा हुई, गतिज हुई, छोटे छोटे कण तेज गति करने लगे और अन्य कणों से मुक्त हो गए और इसी कारण वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे अपन गर्म करते हैं, गर्म किया तो कण तेजी से गति करने लगे, यानी पानी उबलने लगेगा और कणों का आकर्षण कम हो जाएगा और वो वाष्प में चले जाएंगे। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला स्थायी क्षेत्रफल। स्थायी क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी जितना ज़्यादा आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे, पहले छोटी प्याले में पानी को गर्म कर रहे थे, अब बहुत बड़ी पात्र में यानी बहुत बड़ी भगोनी में यानी बहुत बड़े पात्र में अगर पानी को गर्म करोगे तो जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ाओगे यानी आकार बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती जाएगी। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। पहले गैस का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर 50 कर दिया, फिर 100 कर दिया, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी? ज़्यादा। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। यानी कि वाष्पीकरण का मतलब होता है गर्म होकर ऊपर उठना। अब चारों तरफ अगर नमी है यानी ठंड है तो वाष्पीकरण की दर हमेशा कम होगी। ज़्यादा आर्द्रता है तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा, ज़्यादा आर्द्रता वाष्पीकरण कम। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यानी वायु तेज हवा में गति कर रही है, तेजी से गति करी तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण से शीतलता यानी ठंडा कैसे होती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शिथिल हो जाता है। यानी सबसे पहले तो द्रव किस में बदल जाता है? गैस यानी कि वाष्प में। अब वाष्प में बदल गया तो इसके लिए कुछ ना कुछ ऊष्मा खर्च हुई होगी, तो ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए यानी लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से उस ऊर्जा को वापस अवशोषित करते हैं। उस अवशोषण के कारण ही वातावरण अपना क्या होता है? ठंडा। ये क्वेश्चन आता है, अगर हम एसीटोन को हाथ पर रखते हैं तो हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में प्रस्तुत होता है। एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेगा और वाष्प में बदल जाएगा और इसी कारण हमारे हाथ पर ठंडा महसूस होता है। गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी में अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। यानी कि सूती कपड़े पहनेंगे, पसीना आएगा, पसीना को सूती कपड़े सोख लेंगे, सोखने के बाद इसका क्या कर देंगे? वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण करके अपने को क्या देंगे? शीतलता यानी ठंडे। गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं,
ये पानी मैदानों से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। यानी जैसे मैदान में पानी छिड़का तो पानी मैदानों में ऊर्जा प्राप्त करके, यानी मैदान में पानी छिड़कते तो पानी मैदानों से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर एंड होता है, पहला चैप्टर। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो नीचे कमेंट में प्रश्न के रूप में डाल दीजिए, आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। थैंक यू।